राजकोट के करीब टायर के गोदाम में आतिशज़दगी, आग को लगे 39 घंटे गुजर चुके। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, एक वाटर बाउंसर आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू की 4 फायर टेंडर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पानी रिफिल के बायस ऑपरेशन आरजी तौर पर रोक दिया गया है। वाटर हाइड्रेंट ना होने से पानी की किल्लत का सामना रहा है। इस हवाले से बात करेंगे दुरेश शहवार से। दुरेश शहवार, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गोदाम के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर परसों आग लगने का वाकया पेश आया था। मेरे अतराफ में आप देख सकते हैं, ये वो टायर्स यहाँ पर जो जल रहे हैं, जो कि मुतासरा हिस्सा है उस गोदाम का फिल वक्त रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो हाइड्रेंट है वो यहाँ इस इलाके में मौजूद नहीं है। तो जो गाड़ियाँ हैं रेस्क्यू 1112 की तो मौजूद है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला और गाड़ियां यहां से गायब हैं। मैं दरख्वास्त करूंगी मेरे कैमरामैन से कि वो यहां पर सीधे हाथ पर मेरे कैमरा पैन करके दिखाएं। ये रेस्क्यू 1112 की 3 गाड़ियां यहां पर मौजूद है, जो कि प्राइवेट टैंकर जो कि यहां के गोदाम के मालकान की जानिब से मंगवाया गया, उनकी जानिब से जो टैंकर वाटर मंगवाया गया था उसके ज़रिए से यहाँ पर आग पर काबू पाने का अमल जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। 2 से 3 घंटे से यहाँ से जो गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की या फिर रेस्क्यू 1112 की रीफिलिंग के लिए गई हैं, 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ सकी। ये प्राइवेट टैंकर हमारे सामने रोक के यहाँ पर ऑपरेशन का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर जो असल मसला है वो यहाँ पर इनको ये फेस हो रहा है, ये उसका सामना करें। यहाँ पे इलाके में किसी भी किस्म का वाटर हाइड्रेंट जो है मौजूद नहीं है। अभी इस टैंकर का इंतज़ाम जो गोदाम के मालकान हैं उनकी जानिब से किया गया है। अभी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे भी ये आग जो थी उस वक्त बुझा दी गई थी, लेकिन दोबारा से टायर के अंदर शोले मौजूद होने की वजह से और हवा के दबाव की वजह से और पानी वक्त पे इधर ना पड़ने की वजह से ये शोलों ने दोबारा से आग की शक्ल इख्तियार कर ली है। जी दुरेश शहवार, बताइएगा कूलिंग के अमल के दौरान क्या दोबारा आग भड़कने की खदशा जाहिर किया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर असल जो दिक्कत का सामना है और जो शोले दोबारा आग की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, एक तो हवा का दबाव है और दूसरी बड़ी वजह जो मेन सामने आ रही है वो ये बताई जा रही है कि यहाँ पर पानी का बर वक्त ना पहुँचना है। पानी अगर बर वक्त पहुँचे, जैसे मैं दरख्वास्त करूँगी मेरे कैमरामैन से कि यहाँ पर थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं मेरे दाएं हाथ की जानिब से। ये जिस तरह यहाँ पर अभी जो धुआं उठ रहा है ये इसके नीचे शोले मौजूद हैं, तो फिर अगर यहाँ पर पानी बर वक्त नहीं पड़ा तो फिर ये आग की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर दोबारा से आग भड़कनी जो है शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये मेरे बाएं जाने पीछे की जो यहाँ पर जो इस वक्त कंडीशन है, इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल उसी सूरत में यहाँ पर बनी है कि यहाँ पर बर वक्त पानी की जो फराहमी है, पानी यहाँ पर नहीं डाला गया, जिसकी वजह से ये शोलों ने आग की शक्ल इख्तियार कर ली है। अभी जो फायर ब्रिगेड है इसका अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं है। 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, वो गाड़ियाँ रीफिल करवाने के लिए गई हैं। अलबत्ता रेस्क्यू 1112 की जो ऑपरेशन है वो प्राइवेट टैंकर जो कि गोदाम के मालकान की जानिब से अभी रोका गया है, 15 मिनट पहले बुलवा कर इस ऑपरेशन को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, दुरेश शहवार बराह रास्त अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। सीआईए कार्रवाई की गई है। ख्वाजा अजमेर नगरी में छापा, 3 इंतहाई मतलूब भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान बहादुर पीएमटी ग्रोह के कारिंदे निकले हैं। पुलिस पर फायरिंग, जवाबी हिकमत अमली से मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा और गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुल्जिमान का साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस ने हासिल कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगी दुरेश शहवार। जी दुरेश शहवार, बताइएगा। जी बिल्कुल, एसआईयू की अहम कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 3 इंतहाई मतलूब भत्ताखोर मुल्जिमान को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अच्छा जी, भत्ताखोर का जो गिरफ्तार मुल्जिमान का जो ताल्लुक है वो बहादुर पीएमटी के ग्रुप से ताल्लुक है इनका। मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा, गोलियां भी बरामद कर ली है, जबकि एसआईयू ने खुफिया इत्तला पर ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में छापा मारा था। अच्छा जी, भत्ताखोर मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस ने हिकमत अमली से 3 मुसल्लह मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जो सामने आई है वो अवैध शाहिद और अबू बकर के नाम से सामने आई है, जो इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान से अहम इंकशाफात उन्होंने सामने आए हैं। मुल्जिमान ने ये इंकशाफ किया कि उनकी जानिब से ताजरों की रेकी करने के साथ साथ उनके खानदान के मुतालिक मालूमात भी हासिल
की जाती रही है, जबकि मुल्जिमान ताजरों की तमाम तर मालूमात ग्रोह के सरगना बहादुर PMT को देते रहे हैं। अच्छा जी, गिरफ्तार मुल्जिमान ताजरों को भत्ते के लिफाफे में गोलियां डालकर भेजते रहे, जबकि लिफाफे में भत्ते की पर्ची और संगीन नताइज की धमकियां भी तहरीर होती रही हैं। मुल्जिमान ताजरों की रिहाइशगाह और दफातर पर हवाई फायरिंग में भी मुलविस रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान का साबका मुल्जिमान रिकॉर्ड भी जो है हासिल किया जा रहा है, क्योंकि मुल्जिमान पर भत्ते, गैर कानूनी असला, पुलिस पर फायरिंग के मुताबिक मुकदमात भी दर्ज है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद इंटेरोगेशन का इस वक्त अमल भी लाया जा रहा है सामने जी। ठीक है दुरेश पार, बहुत शुक्रिया, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि MD कैट 2025 कराची के तलबा ने मैदान मार लिया। MD कैट के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए गए। कराची के तलबा सिंध भर में सबकत ले गए। इब्तदाई तीनों पोजीशंस कराची के तलबा के नाम। जिला गरबी के महमूद खान 175 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन पर। टॉप 10 में शामिल 124 तलबा में से 41 का ताल्लुक कराची से है। नताइज ने सिंध के तलबा में नया जोश और जज्बा पैदा कर दिया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स क्या हैं जानेंगे अक्सा शेख से। जी अक्सा। आज बिल्कुल MD कैट 2025 के इम्तहानात का मुल्क भर में कामयाब इनकाद किया गया, जिसके बाद मुल्क भर से 1,40,125 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। सिंध भर में 32,917 उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे, जिसके अंदर खवातीन की तादाद जो है वो दुगनी थी। कराची में 10,296 उम्मीदवार में से 7,677 तलबात शामिल थे। कराची में लड़कियों की शिरकत लड़कों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा रही। इम्तहान जाओ यूनिवर्सिटी, ओचा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया गया था, लेकिन MD कैट के जब इम्तहान के नताइज सामने आए हैं तो उसके अंदर जो पोजीशन होल्डर्स हैं वो कराची के तलबा हैं। कराची के तलबा सिंध के दीगर अजला पर सबकत ले गए हैं। इब्तदाई तीनों पोजीशन कराची के तलबा ने हासिल की है। जिला गरबी के महमूद खान 180 में से 175 नंबर के साथ पहली पोजीशन पर, कुरंगी के फैसल अशरफ खान और कंबल शहदाद कोट के शराज हुसैन मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि जिला शर्की के महमूद रियान, कुरंगी की महानूर और हैदराबाद की हीरा आबिद जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि टॉप 10 में शामिल 124 तलबा में से 41 का ताल्लुक कराची से है। जी ठीक है अक्सा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटाने की खबर गलत साबित हो गई है। जाली नोटिफिकेशन की भरमार, एक और नोटिफिकेशन बेनकाब। अली मेहदी काज़मी की बतौर DG तैनाती का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद तोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने हालिया ही जो है कराची में खास तौर पर जो गैर कानूनी इमारतें हैं उनके गिराने के हवाले से फैसला किया था और डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तैनात करके नया डायरेक्टर जनरल सिंध जो है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन आलेपुर को तैनात किया था, लेकिन कुछ रात गए से कुछ खबरें गर्दिश करने लगी है कि DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध हुकूमत ने ओहदे से फारिग कर दिया है और अली मेहदी काज़मी जो हालिया उनको 20 कैडेट तरक्की दे दी गई है, उनको DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी वजाहत कर दी है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG को ओहदे से फारिग नहीं किया गया है, ओहदे पर विराजमान है, लेकिन अली मेहदी काज़मी को तैनात के हवाले से जो नोटिफिकेशन गर्दिश कराई है जाली नोटिफिकेशन है, क्योंकि 20 कैडेट के अफसर के तकर्र तबादलों के नोटिफिकेशन जो है सेक्शन अफसर सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन 1 है वो जारी करता है, लेकिन ये नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर 3 शाहीन खान भैया के दफ्तर से जारी किया गया है, जिसको चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर जाली करार देकर इसकी वजाहत कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पामेक 2025 3 से 6 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगी। पामेक एक्सपो की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आपको अपडेट करें कि पामेक 2025 3 से 6 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगी। पामेक एक्सपो की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आलमी बहरी सनत की मारूफ कंपनियां, गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। पामेक का मकसद पाकिस्तान की ब्लू इकानमी में सरमाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ारत बहरी उमूर पाकिस्तान नेवी के इश्तराक से एक्सपो का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से। बताएगा।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर पाइमेक 2025 जो है उसका सेकंड एडिशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। 3 नवंबर से 6 नवंबर जो है ये पाइमेक कॉन्फ्रेंस कराची के एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी, जिसकी तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है इस वक्त एक्सपो सेंटर में तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं और शहर भर में इसके हवाले से पैनाफ्लिक्स भी आवेदा किए गए हैं, क्योंकि गैर मुल्की मंदोबीन जो है वो इस पाइमेक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एक्सपो सेंटर में जो पाइमेक कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें मुतअद्दिद ममालिक के वफूद आलमी बहरी सनत से की जो नुमाया कंपनियाँ हैं वो इसमें शिरकत करेंगी, जबकि पाइमेक 2025 का मकसद पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी और मेरी टाइम सेक्टर के सरमायाकारी के फ़रोग को जो है वो बेहतर बनाना है। इसमें शिपिंग कंपनियाँ, इसके अलावा जो बहरी उमूर से मुतल्लिक जो है वो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो इसमें शिरकत करेंगी। इसके अलावा गैर मुल्की मंदोबीन और पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है उसके हवाले से जो ब्लू इकॉनमी से मुतल्लिक जो सरमायाकारी है उसके उमूर से मुतल्लिक जो कंपनीज़ हैं, शिप बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उससे मुतल्लिक जो उसका साजो सामान है वो कंपनीज़ हैं, फ़िशिंग से मुतल्लिक जो कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान फ़िश हार्बर है। इसके अलावा दुनिया भर के वो ममालिक जो ब्लू इकॉनमी के ऊपर जो है फोकस करते हैं, क्योंकि ब्लू इकॉनमी से ही मुल्क की तरक्की वाबस्ता है और इसकी तरक्की के लिए ये पाइमेक कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी, इसके वजह से जो मेन जो फोकस है उनका यही है, पाकिस्तान की जो ब्लू इकॉनमी है उसकी तरक्की, उसकी सरमायाकारी के फ़रोग को बेहतर बनाना है। इस पाइमेक कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा एडिशन है। ये इसकी तैयारियाँ आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और 3 नवंबर से 6 नवंबर जो है वो ये पाइमेक कॉन्फ्रेंस कराची के एक्सपो सेंटर में होगी। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा आज जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पाइमेक की जो है वो मीडिया ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके तमाम खदोखाल, तमाम चीज़ें, तमाम जुज़िया जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बताई जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुनासबत से कराची कैंट स्टेशन से खुसूसी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ट्रेन में मौजूद है। ट्रेन कल सुबह 8:30 बजे लाहौर पहुंचेगी, जिसके बाद सिख यात्री ननकाना साहिब के लिए रवाना होंगे। यात्रियों का रेलवे हुकाम से इज़हार तशक्कुर। मज़ीद अफसला जानेंगे नुमाइंदा अक्सर शेख से। जी अक्सा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची कैंट स्टेशन पर। पाकिस्तान कराची रेलवे की जानिब से सिख यात्रियों के लिए एक खुसूसी ट्रेन का एहतमाम किया गया है, जो कि ये ट्रेन अब यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे जो सिख यात्री हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन अगर रफीक दिखाए कि यहाँ पर जितने भी मुसाफिर हैं वो सब बैठे हुए हैं और एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। आप हमें बताइएगा कि आप कराची से ननकाना साहब जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम जाते हैं हर साल वहाँ पे गुरु नानक का जन्मदिन मनाने के लिए और कराची से एक स्पेशल ट्रेन निकालते हैं सिर्फ हमारे लिए और हमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है और इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है। मतलब फील ही नहीं होता कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसा लग रहा है हम इंडिया में ही रहते हैं और हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी अरेंजमेंट होती है। बहुत अच्छी अरेंजमेंट होती है। आप लोग हर साल जाते हैं, हर साल इसी तरह से अरेंजमेंट होती है, तो और मजीद कुछ बताएं कि आप लोग की यात्रा कैसी रहती है? मतलब हर साल जाते हैं, बट ये कि जैसे ही साल बढ़ता जाता है ना वैसे ही अरेंजमेंट्स और अच्छी होती जाती हैं। जैसे इस बार और ज़्यादा अच्छी हुई हुई है और हम जब जाते हैं हमारा बहुत सब ख्याल रखते हैं। उसके अलावा हमें बहुत अच्छी से प्रोटेक्शन मिलती है। वहाँ पे हम जाते हैं, 3 दिन का पाठ साहिब होता है और कीर्तन 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है। संगत आ रही होती है, स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, बंदे खा रहे होते हैं, बहुत मजा आता है। इसी के साथ साथ एक फैमिली और यहाँ पर पीछे बैठी हुई है, जो कि ये लोग भी सिख यात्रा के लिए जा रही हैं। आप लोग जा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या क्या तैयारी के साथ आप लोग जा रहे हैं? बहुत तैयारी की हुई है। बहुत तैयारी। हाँ, बहुत कपड़े सिलवाए हैं और तैयारी इतनी करते हैं, बहुत भाग दौड़ के करते हैं। हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। बाबे को अरदास होती है, बाबा हर साल हमें मंगवाए, हर साल बुलाए। बिल्कुल बाबा से ये अरदास करते हैं कि बाबा इनको हर साल बुलवाए। सिख यात्री जो है हर साल जाते हैं। इनका कहना है कि खुसूसी ट्रेन का हमारे लिए एहतमाम किया जाता है और हमें बहुत खुशी होती है। हम पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं और हर साल जो गुरु नानक का जन्मदिन होता है वो मनाने के लिए कराची से एक ट्रेन निकाली जाती है जो कि ननकाना साहब जाती है। जी, कारोबारी हवाले से बात करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में एक हफ्ते के दौरान 1672 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,61,631 की सतह पर बंद। जुमे के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त रिकवरी। एक दिन में 100 इंडेक्स में 4,899 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। कम तरीन सतह 1,56,327 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बरचीफ अशरफ खान से। अपडेट कीजिएगा।
इस हफ्ते के दौरान सरमाकार सरगर्म नजर आए, जिसमें उतार चढ़ाव का बड़ा रुझान देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1672 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स जो है 1672 पॉइंट कमी से 1,61,631 की सतह पर बंद हुआ है। जुमे के आखिरी रोज देखा गया है कि बड़ी रिकवरी देखी गई है। जुमे के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में एक ही दिन में 4,899 पॉइंट की रिकवरी हुई है और तारीख में चौथी बार एक दिन में 100 इंडेक्स में जो है 4,899 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई है। और यह मजबूत तौर पर देखा जाए कि हफ्ते के दौरान जो 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,63,570 रही है और कम तरीन सतह हफ्ते के दौरान 1,56,327 रही है। हफ्ते के दौरान तकरीबन 195 अरब रुपए मालियत के 4,077 करोड़ शेयर के सौदे किए गए। शेयर की कीमत कम होने से सरमाकारों को एक हफ्ते में 252 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 18,561 अरब रुपए पर रह गई है। और यहाँ पे बताया गया कि मरकजी बैंक की जानिब से शरह 11% पर बरकरार रखने पर सरमाकार मोहताज नजर आए। ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शहर कायद में सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। आलू, प्याज और टमाटर की सरकारी और रिटेल कीमतों में वाज़ेह फ़र्क सामने आया है। प्याज के बाद आलू की कीमत ने भी डबल सेंचुरी कर ली है। सब्जियों की कीमतों से मुतालिक मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल पकवान का जो लाजमी जुज़ है वो आलू, प्याज और टमाटर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक जानिब जहाँ टमाटर की कीमतें बढ़ी थी, आसमान पर पहुँच गई थी, तो टमाटर की कीमतें किसी हद तक कम तो आई हैं, लेकिन अब जो है वो दूसरी सूरत हाल ये है कि प्याज की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पहले अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 160 रुपये 170 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ये लाल टमाटर जो है इसकी जो सरकारी कीमत है रिटेल की वो मुकर्रर है 138 रुपये, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो 160 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानब अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज इस वक्त जो है वो सबसे महंगी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज 200 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। ये सिंध का प्याज है जो कि इस वक्त 170, 180, 190 और 200 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 127 रुपये मुकर्रर है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो प्याज की जो मंडी भाव होते हैं सब्ज़ी मंडी के वो 103 रुपये मुकर्रर है। दूसरी जानब अगर बात करें आलू की तो ये लाल आलू जो कि पेप्सी आलू कहलाता है, जो कि चिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। लाल आलू की जो सरकारी कीमत है वो तकरीबन 63 रुपये है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लाल आलू जो है वो 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जो सफ़ेद आलू है ये सफ़ेद आलू कहलाता है, जो कि जिसकी सरकारी कीमत 63 रुपये मुकर्रर है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज, टमाटर और आलू जो है वो अचानक से महंगे होने शुरू हुए हैं, यानी कि टमाटर तो किसी हद तक उसकी कीमतें मुस्तहकम है, लेकिन प्याज और आलू महंगे शुरू होने हुए हैं। सौले साहब ये बताएं कि चूँकि आपका सब्ज़ी का कारोबार है तो प्याज और आलू की कीमतों में इजाफा क्यों है, क्या वजूहत है? प्याज और आलू फ़िलहाल तो कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गए, क्योंकि बीच में 1-2 दिन तो मंडी में 7,000 रुपये भी मन बिका है और 8,000 भी बिका है, लेकिन वो भी प्याज भी अच्छा नहीं था। अभी 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा नरमी की तरफ आ गए, प्याज भी थोड़ा बेहतर हो गया, मतलब जैसे गला व सड़ा हुआ आ रहा था वो चीज़ नहीं है, थोड़ा बेहतरी की तरफ है और रेट भी कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज 200 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त हो रही है, आपके पास क्या हिसाब है? और जहाँ पे 200 रुपये किलो पे फ़रोख्त हो रही है उसकी क्या वजह है? वैसे तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मतलब बेचते हैं, लेकिन जो अच्छा प्याज है इस वक्त 170, 160 ये मतलब अच्छे प्याज का रेट है। तो बाकी कहीं इलाकों में बिकता होगा, हो सकता है, लेकिन अभी प्याज की कीमत थोड़ी पहले से नीचे आई है। अच्छा, आलू की कीमतें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं, आलू क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि सब्ज़ी मंडी से भी इतलात आई है कि आलू भी महंगे हुए हैं, क्या वजूहत है? प्याज और आलू क्या है? असल में प्याज आलू तो खैर मुझे नहीं लग रहा कि महंगा हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से यही रेट चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि नए आलू जो है वो महंगा है, लेकिन वो तो अभी तक हमने लाया भी नहीं है, वो नए आलू महंगा आ रहा है, अभी शुरू है ना, उसके स्टार्टिंग है। बाकी ये दोनों जो लाल आलू और सफ़ेद आलू है ये तकरीबन दरमियाना रेट है, इसका कोई अभी फ़िलहाल बड़ा नहीं है। आज भी हमारी गुफ्तगू हुई, ये सब्ज़ी फ़रोश थे मोहम्मद सौले, इनका कहना है कि प्याज और टमाटर जो हैं इनकी कीमतों में और आलू की कीमतों में कदर इस्तेकाम है, लेकिन शहरी शिकायत करते हैं कि अभी भी जो है वो कीमतें ज़्यादा हैं और वो मुतालबा करते हैं कि आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें कम होनी चाहिए। कोरंगी मेहरान टाउन में मरकजी सड़क का हाल बदतरीन है। गड्ढों और टूट फूट के बायस से शहरियों का सफ़र अजियत बन चुका है। साल भर गुजर जाने के बावजूद सड़क की मरम्मत ना हो सकी। इस हवाले से आगाह करेंगी दुआ शकील पराचा। जी दुआ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके कोरंगी के इलाके में हूँ और मेहरान टाउन में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन तुराग अगर आपको दिखा सकें तो ये जो सड़क है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक ये सड़क का यही बुरी हालत है। डबल रोड है ये और डबल रोड की यही हालत है। आसपास जो है बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं, कोस्टर बसेस वगैरह भी चलती हैं और रोड की इस कदर ख़राब हालत है कि हिचकोले खाती हुई गाड़ियाँ जो है यहाँ पे आती हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कब से ये सड़क का ये हाल है और क्या मुश्किलात उनको पेश आती है। सर बहुत मुश्किल आती है, गाड़ी तोड़ फोड़ करती है, रस्तों की ये हाल है और बड़े बड़े खड्डे हैं। हम तो गाड़ियों के काम करा करा के थक गए, क्या सेठों से मांगे, क्या हम देवें सेठों को, जो कमाते हैं गाड़ियों पे ही लगाते हैं। ऐसे परेशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं कराची शहर में। आगे आप हालात रोडों में देख सकते हो, क्या वज़न उठावें, क्या गाड़ियाँ चलावें, हम तो परेशान है कराची। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि इस रोड की इस कदर ख़राब हालत है कि गाड़ियाँ चलाते हुए भी इनको डर लगता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ चलाते हुए यहाँ पे गाड़ियाँ इनकी अक्सर ख़राब हो जाती हैं, टायर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, जो वो कमाते हैं वो उसी के ऊपर ही लगा देते हैं। तो इनकी यही दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि इसके ऊपर जो है वो जो है नज़रसानी की जाए ताकि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक करवा जाए। सरकारी महकमों में 11 ग्रेड के जूनियर क्लर्क्स का बहरान। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में 504 खाली आसामियों पर नई भर्तियों का फैसला कर लिया। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जानेंगे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइए। हुकूमत सिंध की जानब से काफ़ी अरसे से जो है नई मुलाजमतों की भर्तियों के हवाले से पाबंदी आई थी, लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत ने पाबंदी खत्म की है। तो कई ऐसे महकमे हैं जिसमें खासतौर पर 11 ग्रेड के जूनियर क्लर्क्स की आसामियाँ बड़ी तादाद में खाली है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने उन आसामियों को पूरा करने के लिए बाकायदा तौर पर अमल का आगाज कर दिया है और महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में 11 ग्रेड के 504 आसामियाँ खाली है, उन पर भर्ती करने का शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। ये 11 ग्रेड के जूनियर क्लर्क्स की भर्तियाँ जो है जरिए थर्ड पार्टी के जरिए की जाएंगी। इनके लिए जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है उनके लिए उम्र की हद जो है 21 से 28 साल मुकर्रर कर दिया है, जिसका बाकायदा तौर पर महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, आगाह करने के लिए शुक्रिया। आपको बताएं कि 2 घंटे से रिफिल के लिए गई हुई गाड़ी वापस ना आ सकी। मवाजकोट के करीब टायर के गोदाम में आतिशज़दगी। रेस्क्यू 1112 की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अमला जाए वक़्वा से गायब। गोदाम मालकान की जानिब से प्राइवेट वाटर टैंकर मंगवाकर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, दुरेश शहवार हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा दुरेश शहवार। बिल्कुल, 2 रोज कबल लगने वाली आग जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कराची के इलाके बल्दिया मवाज के एक गोदाम में, टायर के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया था, जिससे अभी 41 घंटे गुजर चुके हैं। अच्छा जी, आग की जो असल जो मसला सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है। रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ से गई है रिफिल होने के लिए, लेकिन अभी तक वापस ना आ सकी। अलबत्ता यहाँ पर इनकी गाड़ियां वैसे ही खड़ी हुई हैं जो ऑपरेशन नहीं कर पा रही, क्योंकि जो गाड़ियां रिफिलिंग के लिए गई थी वो अभी तक वापस नहीं आई। अलबत्ता अभी 2 वाटर टैंकर की मदद से इस वक्त जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक वाटर टैंकर जो है वो गोदाम के मालकान की जानिब से मंगवाया गया था और दूसरा टैंकर भी अपनी मदद आपके तहत इनको अरेंज करके दिया ताकि ऑपरेशन का जो है वो दोबारा से आगाज कर दिया जाए। और इस वक्त जो है 2 प्राइवेट वाटर टैंकर्स की मदद से ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। जी दुरेश शहवार, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।